जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए देखिए, अपना जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या का 1.2, इसमें टोटल 7 प्रश्न हैं बच्चों। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्नावली में कौन कौन से पॉइंट को सीखना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें है अपना लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हमें सीखना है इसमें लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यह सीखना है। और इसके बाद बच्चों हमें ध्यान देना है इसमें महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जिस पे ये जो प्रश्नावली है 1.2 वह आधारित है, यह है अंकगणित। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो प्रमेय है, ये जो कथन है, इसी के आसपास ये अपना पूरा जो प्रश्नावली है 1.2 वह रहने वाला है। तो हम इसमें देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक को देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक है क्या, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक की जो परिभाषा है कुछ इस तरह से है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है बेटा कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। इसको एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। बेटा यदि हमें 4 और 8 का जब हमसे LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लसा जब पूछा जाता है कि 4 और 8 का लसा बतलाइए, LCM बतलाइए, तो हमें ध्यान देनी होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या इसका लसा होगा जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यदि बेटा हम बोलें कि कोई ऐसी संख्या बतलाइए जो 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है, तो सबसे पहले तो आप बोलिएगा कि सर एक 4 लीजिए। तो 4 से ही विभाजित है, लेकिन 8 से तो पूर्णतः विभाजित है नहीं। तो ये 4 जो है वो अपने 4 तो होगा नहीं। तो सबसे जो छोटी संख्या है बेटा वो होगा 8। देखिए 8 ही वह छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। 8 के बाद जो है अगर आप 12 सोचते हैं तो बेटा 12 तो 4 से विभाजित है लेकिन 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसलिए 12 इसमें नहीं होगा। इसके बाद कौन सी संख्या, अगर हम 16 देखें तो देखिए 16 जो है अपना वो 4 से भी पूर्णतः विभाजित है और 8 से भी पूर्णतः विभाजित है। फिर इससे और बड़ी संख्या कोई हम जाएंगे तो अपने पास क्या है, 24 है बेटा, जो 4 से भी पूर्णतः विभाजित है और 8 से भी पूर्णतः विभाजित है।
तो 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वह 8 है, 16 है, 24 है, 32 है। इसी तरह से यही जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न में ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। यदि हम अब पूछें इसमें कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है, तो आपकी जवाब होगी कि सर बड़ी से बड़ी संख्या तो अनंत होगी जो 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। लेकिन आप छोटी संख्या बतला सकते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे जो छोटी संख्या है बेटा वह क्या है जिससे अपना 4 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है। तो आप बोलिएगा कि सर ये जो यहाँ देख रहे हैं ये 8 जो है अपना, यह सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। ठीक है, तो बेटा लसा की डिफिनेशन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछें, कुछ और भी उदाहरण लेते हैं कि आप हमें बतलाइए, हमारे पास 2 है, ठीक है, 4 है और 6 है। वह छोटी से छोटी संख्या बतलाएं जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित है, 4 से भी पूर्णतः विभाजित है और 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो अपना जवाब होगा कि सर जो छोटी से छोटी संख्या है वह कौन सी होनी चाहिए। देखिए अगर बेटा हम 2 लेते हैं तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ये 4 और 6 से विभाजित नहीं है, तो 2 हम ले नहीं सकते हैं। यदि बेटा हम 4 लें तो 4 जो है वो 2 से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, लेकिन ये 6 से विभाजित नहीं है, तो 6 भी हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम 6 लें तो 2 से तो 6 पूर्णतः विभाजित है, 6 से भी पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हम 6 भी नहीं ले सकते हैं। उसी तरह 8 यदि हम सोचे बेटा, 8 सोचे तो 8 जो है 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं है, तो ये 8 भी नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट बेटा ये हो रही है 12 से। देखिए 12 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है और 6 से भी विभाजित हो रही है। 12 के बाद फिर कौन सी संख्या है अपने पास? देखिए 12 के बाद आप लेकर देखिएगा, आप 16 पर जाइएगा तो 2 और 4 से तो विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। फिर एक ही बार आपको ये जो 12 के टेबल है ना, यानी पहाड़ा, उसी में आपको संख्याएं मिलेगी। 24 है जो 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। 24 के बाद भी संख्याएं हैं अपने पास। 36 है जो 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। तो इस प्रकार बेटा 12 से बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित, 4 से विभाजित और 6 से विभाजित हैं, लेकिन इनमें सबसे जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या देखिए वो कितना है अपना 12, तो इसीलिए 2, 4 और 6 का एलसीएम बेटा वो 12 होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें समझना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी मस, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक क्या है आइए देखते हैं। तो महत्तम समापवर्तक कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। ये बात ध्यान देना है, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो।
मसा समापवर्तक क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। देखिए, यदि हम आपसे पूछें कि 4 तथा 8 का HCF बतलाइए, HCF बतलाइए। बेटा HCF माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। 4 तथा 8 का HCF बतलाइए। तो HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे खुद जो संख्या दी हुई है वो पूर्णतः विभाजित हो। यानी यदि हम आपसे पूछें कि कोई ऐसी संख्या बतलाइए जिससे 4 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है, तो आप बोलिएगा कि सर एक वह संख्या है जिससे 4 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है। हम बोलेंगे कि और भी कोई संख्या है, तो हाँ है अपने पास। 2 भी एक ऐसी संख्या है जिससे 4 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है। इससे भी कोई बड़ी संख्या है बेटा, तो 4 है अपने पास जिससे 4 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है। लेकिन बेटा अगर इससे हम बड़ी संख्या पे जाएंगे, यदि हम 8 पे जाएंगे तो 8 से 8 तो पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन 8 से 4 तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। यदि हम बोलें कि 8 से 4 में डिवाइड दीजिए तो बताइए ये पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसलिए बेटा ध्यान देना है। आप देखिए ये जो पैटर्न हम आपको बतलाएं कि 4 और 8 कौन कौन सी संख्या से विभाजित है, तो सर ये विभाजित है 1 से, 2 से और 4 से। अब इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है बेटा, सबसे बड़ी जो संख्या है वह क्या है मेरा? 4। ठीक है, यानी 4 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 4 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है। तो मसा क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, ये बात ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम में क्या था कि वह खुद संख्या विभाजित था, दी हुई संख्या विभाजित नहीं थी। जो संख्या निकालना है वही विभाजित था। जैसे देखिए 4 और 8 से विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या है? अपना 8 है। ठीक है, लेकिन यदि हम यही मसा में देखें तो 4 और 8 को ही विभाजित होना है, दी हुई संख्याएं जो है वही खुद विभाजित होती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो अपना क्या है? 4 है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए यदि हम आपसे बोलें कि बेटा आप बतलाइए 2 है, 4 है और 6 है, इनका आप HCF बतलाइए, HCF बतलाइए। तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतलाना है जिससे 2 भी विभाजित है, 4 भी विभाजित है और 6 भी विभाजित है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने पास क्या है? 1 है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। 1 के बाद 2 है, देखिए 2 से 2 भी विभाजित है, 4 भी विभाजित है और 6 भी विभाजित है। समझ रहे हैं बात? लेकिन जैसे ही आप इससे आगे बढ़िएगा, 4 पर जाइएगा तो 4 से तो केवल 4 ही विभाजित है, तो ये हम ले नहीं सकते हैं। फिर बेटा यदि हम 6 के लिए सोचें तो 6 से केवल हमारा 6 विभाजित है, 2 और 4 विभाजित नहीं है, यानी हम इससे अब आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो 2, 4 और 6 विभाजित जो है वो केवल 1 और 2 से है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या वो अपना क्या है? 2 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो होता है वही मसा होता है, ध्यान देना है। महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, लघुत्तम नहीं। महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, और लघुत्तम क्या था बाबू? लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से खुद पूर्णतः विभाजित होती है। समझ रहे हैं बात? तो लघुत्तम और महत्तम हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद देखिए हमें सीखना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? देखिए, एक महान गणितज्ञ हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो हैं, उनकी एक कथन है बेटा, वो कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और प्रत्येक गुणनखंड अपने क्रमों को छोड़कर अद्वितीय होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक महान गणितज्ञ थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो गणितज्ञ हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने एक कथन दिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक गुणनखंड अपने क्रमों को छोड़कर अद्वितीय होता है। इनका जो ये कथन है, इसी कथन को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस की एक कथन है जिसमें ये कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक गुणनखंड जो है वो अपने क्रमों को छोड़कर अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले। देखिए, जैसे बेटा यदि हम आपसे पूछें कि 30 कौन सी संख्या है, तो यहाँ देखिए दो संख्याएं चर्चा में आई है, एक है भाज्य संख्या और दूसरी है अभाज्य संख्या। तो आप बेटा जान रहे हैं, सबसे पहले हम भाज्य संख्या ही देखते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, जैसे अपना 4 है, 4 जो है वो कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। तो बेटा एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से यदि कोई संख्या विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 के बाद 6 है, 8 है, 9 भी है, क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। समझ रहे हैं बात? तो वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फिर है अभाज्य संख्या। यहाँ पर अभाज्य संख्या भी चर्चा में है। अभाज्य संख्या भी हम लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या है बेटा? वो 2 है। 2 जो है वो केवल 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, इसके अलावा और किसी दूसरे संख्या से तो विभाजित है नहीं। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है? 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर बेटा 11 है। यानी वैसी संख्या जिसकी गुणनखंड
केवल दो हो, एक और स्वयं, जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझना था अपने, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और ये दोनों संख्या हम लोग समझ लिए हैं। तो आइए फिर से हम देखते हैं कि ये जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो हैं उन्होंने एक जो कथन दिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह कथन क्या है, इसको समझिए। देखिए अपने पास बेटा 4 है, ठीक है, 4 कौन सी संख्या है, 4 जो है वो भाज्य संख्या है। तो क्या 4 को हम 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और यहाँ 2 और 2 दोनों क्या है, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। समझ में आ रही बात, जबकि 4 जो है वो कौन सी संख्या थी, भाज्य संख्या थी। तो जो भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 6 भी अपनी भाज्य संख्या है, इसको 2 और गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ देखिए 2 और 3 दोनों कौन सी संख्या है, 2 और 3 दोनों जो है वो अभाज्य संख्या है। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। यानी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है यह कहता है कि जो भी भाज्य संख्या है इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात भी होती है कि ये अपने जो गुणनखंड है ना, ये अपने क्रमों को छोड़कर अद्वितीय होता है। जरा इसको भी समझिए। जैसे 6 है तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकता है। तो या तो ये 2 गुने 3 होगा या 3 गुने 2 होगा, इसके अलावा कोई और भी संख्या है क्या, इसमें नहीं है। तो यही लिखा गया बेटा कि जो भाज्य संख्या है इनके जब गुणनखंड होती है तो ये अपने क्रम को छोड़कर यानी स्वयं में आगे पीछे हो सकता है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं होगा, यानी अद्वितीय होता है, ठीक है। जैसे एक और भी देखिए, अगर हम 30 लें, 30 कौन सी संख्या है, 30 भाज्य संख्या है। 30 जो है बेटा वह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से भी विभाजित है और 30 से तो विभाजित है ही, साथ ही साथ कई और संख्याओं से भी विभाजित है। 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 10 से भी है। तो जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जब इसको हम 2 गुने 3 गुने 5 लिखते हैं, देखिए तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30। यहाँ 2, 3 और 5 ये सभी के सभी कौन सी संख्या हैं, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 2 भी केवल 1 और स्वयं से है, 3 भी 1 और स्वयं से है और 5 भी केवल 1 और स्वयं से है, ठीक है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो अभाज्य संख्या है ये अपने क्रम बदल भी लें तो भी यही आने वाला है। यदि हम ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखते हैं कि 3 गुने 2 गुने 5 तो भी कोई अंतर नहीं है। यदि हम पहले 5 को लिखते हैं 5 गुने 3 गुने 2 तो भी कोई अंतर नहीं है। यानी अपने क्रम को छोड़कर इसमें कोई और दूसरा संख्या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यदि हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो जो उनका गुणनखंड है वो अद्वितीय होता है। यानी 6 को हम केवल 2 और 3 के रूप में ही लिख सकते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर अपने पास 30 है तो 30 को 2 गुने 15 लिखेंगे, ठीक है लिखिए। लेकिन क्या ये जो 15 है वो अभाज्य संख्या है, नहीं है। ये अपना 15 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको और हल करेंगे तो देखिए 2 तो 2 है ही, और जो 15 है इसको भी तो तोड़ा जा सकता है ना, 3 गुने 5। अब इसके अलावा और कोई दूसरा इसका रूप नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा बेटा कि जो भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो कथन है ना वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी का कथन है, और इस कथन को ही हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात। अब आइए आगे देखते हैं। अंकगणित
की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग यानी बेटा जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसकी सहायता से और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी सहायता से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बेटा हम इसी की सहायता से महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हुए हम संख्याओं की लघुत्तम भी ज्ञात कर सकते हैं और महत्तम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लघुत्तम देखते हैं कि यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो हम लोग सीख चुके हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन ज्ञात करने की विधि जो है वो क्या हमें अपनाना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक है ना, और क्या हमें यूज करना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, संख्याओं में शामिल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। आइए देखिए, समझते हैं हम लोग कि संख्याओं में शामिल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। जैसे यदि हमसे पूछा जाता कि 16 और 8 का एलसीएम ज्ञात करें, और जिसमें विधि जो है वो अपनाना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो 16 को जब हम तोड़ते हैं बेटा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, यानी 2 के पावर कितना आता है, 4। ठीक है, और 8 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 आता है, यानी 2 के पावर 3। ठीक है, तो अपने पास ये है, कहता है कि संख्याओं में शामिल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें सबसे बड़ी घात, यानी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए, तो अपना मिल 2 रहा है, 2 मिल रहा है ना, और 2 के सबसे ज़्यादा जो पावर है वो एलसीएम हो जाता है, यानी 16 जो है वो इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, कुछ और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि आप बतलाइए 12, 16 और 30 का एलसीएम बतलाइए, 12, 16 और 30 का एलसीएम बतलाइए। ठीक है, तो हम 12 लिखेंगे। 12 को बेटा कैसे लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है,
यानी 2 का स्क्वायर और गुने 3। समझ रहे हैं बात। यदि हम 16 को लिखते हैं तो 16 को लिखना होता 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 की पावर 4। फिर कितना है अपने पास 30 है, तो 30 को लिखते हैं तो बेटा आता है 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। अब कहता है एलसीएम कि जो दी हुई संख्याएं हैं, जो शामिल संख्याएं हैं, उनमें प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड भी अपने पास है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो जो संख्याएं हैं उसमें 2 शामिल है, 2 शामिल है, देखिए 2 शामिल है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 शामिल है। तो 2 की सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तो सबसे बड़ी घात यानी 2 की सबसे बड़ी घात। और क्या शामिल है, 3 भी शामिल है, यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी 2 जगह तो 3 है अपना, तो 3 की सबसे बड़ी घात भी केवल 3 ही है। और बेटा एक अपना 5 है। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 के पावर 4 जो है वो 16 होता है, और ये 3 है और ये 5 है। 16 पचे 80, 80 तिया 240, 8 तिया 24 आएगा ना। समझ रहे हैं बात। तो ये जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात की जाती है। इनका भी हम डिफिनेशन लिख देते हैं, संख्याओं में शामिल, संख्याओं में शामिल, संख्याओं में शामिल उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल, गुणनफल बेटा HCF होता है, HCF होता है। ये ध्यान दीजिए, कहता है कि संख्याओं में शामिल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटा कि अपने पास मान लीजिए कि हम संख्या दे रहे हैं, हमारे पास 6 है और अपने पास 18 भी है। ठीक है, कहता है कि इसका HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आता है, 2 गुने 3, और 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 3। समझ रहे हैं बात। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है बेटा कि जो संख्याओं में शामिल है, संख्याओं में जो शामिल अभाज्य गुणनखंड है उसमें से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हमें देखना है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन है, जो मिल रहा है। ठीक है, देखिए पीछे जो था ना वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड था, लघुत्तम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड था, लेकिन महत्तम में बेटा केवल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो जो केवल मिल रहा है, तो इसमें 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो मिल रहा है ना उसके सबसे छोटी घात, तो देखिए 2 मिल रहा है तो 2 तो दोनों में बराबर है, यहाँ भी एक घात है और यहाँ भी एक घात है, तो 2 लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। और क्या उभयनिष्ठ है बेटा, 3 ही उभयनिष्ठ है, दोनों में, यहाँ भी 3 है और यहाँ 3 है। लेकिन जो मिल रहा है ना उसमें सबसे कम घात लिखना है, तो यहाँ अपना 3 के पावर कितना है 1 और यहाँ है 3 के पावर 2, तो सबसे कम घात है मेरा 3 के पावर 1 यानी 3 लिखेंगे। तो ये गुना करने पर कितना आता है 6, तो इसलिए 6 और 8 का जो HCF है वो कितना आएगा अपना 6 आएगा। एक और भी एग्जाम्पल देते हैं, यदि बेटा हम बोलें कि आप 24, 30 और 36 का HCF ज्ञात करें,
24, 30 और 36 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो 24 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 24 भाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करेंगे तो 2 और पावर देखिए इस पर कितना है, 1 2 3 है। ठीक है, और गुने 3। फिर अपने पास है बेटा 30, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। उसके बाद है अपना 36, तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 2 भी 2 गो है और 3 भी बेटा कितना है, 2 है। हमें निकालना है HCF। ठीक है, तो हम इनमें से केवल वही संख्या लेंगे जो उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, यानी मिल रहे हैं, सभी में मिलना चाहिए। तो देखिए सभी में 2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 हम लेंगे, लेकिन 2 की सबसे कम घात लेंगे। 2 में यहाँ अपना 3 घात है, यहाँ अपना 1 घात है और यहाँ अपना 2 घात है। ठीक है, तो जो सबसे कम घात है वो लेंगे, यानी 2 की घात जो है वो 1 लेंगे। और क्या मिल रहा है बेटा, 3 मिल रहा है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, लेकिन यहाँ 2 घात है। कहता है कि जो मिल रहा है ना उसके सबसे छोटी घात लेना है। ठीक है, तो सबसे छोटी घात अपना क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो 2 है, तो केवल 1 हम लेंगे। और कुछ मिल रहा है क्या, देखिए इसमें 5 है, लेकिन बाकी और अभाज्य गुणनखंड में अपना 5 नहीं है, तो हम 5 को छोड़ देंगे, क्योंकि केवल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ही ली जाती है। तो 3 दूनी 6 आएगा, तो इनका भी जो HCF है वो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। तो अभी हमने सीखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है और इसके द्वारा किस तरह से लघुत्तम और महत्तम ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब अपना प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली जो अपना है 1.2, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। सबसे पहले बेटा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन, पहला क्या है बेटा, 140 है। ठीक है, आप 140 को अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालिए, तो 2 से निकालिएगा, तो 2 से कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और ये 0 बैठ जाएगा, तो फिर 2 से 35 और फिर कितना है बेटा, 5 से है 7 और फिर 7 से 1, यानी जो 140 अपना है इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। थोड़ा और सजा दें तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5 लिख सकते हैं, गुने 7 लिख सकते हैं। तो यही अपना आंसर है। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, समझ गए। तो पहला जो है वो अपना हल हो चुका है, इसको भी इधर हम साइड में रख देते हैं, आप उतार लीजिएगा। दूसरा है बेटा 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 156 कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अंतिम में सम संख्या है जो 2 से विभाज्य होगा, तो 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 सत्ते 14 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 तिया 6 2 9 18। अब बेटा 3 से लगेगा 13 बार में, और फिर 13 से जो है वो कितने बार में लगेगा, 1 बार में। यानी 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 13, यानी बेटा 2 के स्क्वायर है, फिर एक 3 है और एक अपना 13 है। ठीक है, तो दूसरा भी प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है बेटा अपना 38 25। 38 25 है ना, हाँ 38 25 है। तो 38 25 को हम जब गुणनखंड तोड़ेंगे, अंतिम में जो संख्या है वो विषम संख्या है, तो 2 से तो विभाजित होगी नहीं। देखते हैं 3 से विभाजित है, तो 8 3 11 2 13 13 5 18, हाँ 3 से विभाजित होगा, तो 3 का 3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 3 पचे 15। ठीक है,
फिर 3 से बेटा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये जो है वो अपना 3 से तो विभाजित नहीं है, अब 5 से विभाजित करेंगे तो 5 8 40, ठीक है। अब 5 से 5 बार में 25, फिर 5 से बेटा 17 बार में और 17 से 1 बार में, ठीक है। तो जो 38 25 है अपना, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5 और गुने बेटा कितना है लास्ट में? 17 है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 कितने हैं? 2 हैं, तो 3 के स्क्वायर, 5 भी कितने हैं? 2 ही हैं, तो 5 के स्क्वायर और गुने 17। ये अपना बेटा आंसर है, ठीक है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न यानी 3 प्रश्न तो हम हल कर लिए हैं। आइए देखिए आगे जो अपना है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कितना है बेटा? 50 05 है। इनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो जब हम 50 05 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए ये अपना 5 से सबसे पहले विभाजित है। अब ये बेटा 7 से विभाजित है। देखिए 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 0 यानी 3 पर 0 30 होता है, तो 7 चौको 28 और 2 बचेगा यहाँ से, तो 2 और 1 21 हो जाएगा ना, तो 7 21। फिर जो है ये कितना से विभाजित है? 11 से विभाजित है बेटा, तो 11 से एक बार में लगाएंगे तो बचेगा यहाँ कितना? 3, 3 पर 3 33, तो 11 3 33। और फिर जो है यह 13 से विभाजित है, तो एक बार में, यानी जो 50 05 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने, 1 मिनट बेटा, 2 गुने 5 नहीं है, क्या है? देखिए 5 है ना, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो ये अपना आ गया चौथा प्रश्न। अब पांचवा जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है बेटा 74 29, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये सबसे पहले 17 से विभाजित होता है। 17 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 17 से पहले ये किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो 17 से विभाजित करेंगे तो बेटा 17 चौको कितना होता है? 68। अपने पास 74 था ना, 17 चौको होता है 68, तो ये बचा कितना? 6। यहाँ पर क्या है बेटा? 2, तो 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। अब कितना बचेगा बेटा? 11, और बचा हुआ है यहाँ 9, तो 17 7 19 से, यानी 437 बार में 17 से जो है ये विभाजित है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यह विभाजित है 19 से, 19 दूनी 38, तब बचा 5, और 5 पर 7 हो जाता है 57, तो 19 तिया 57, और फिर ये बेटा अपना 23 से विभाजित है एक बार में, ठीक है। तो जो ये प्रश्न था 74 29, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। और ये सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो अपना पहला प्रश्न था उसमें टोटल 5 प्रश्न है, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम सब प्रश्न बना लिए, यहाँ पहला है, दूसरा, तीसरा, और ये अपना चौथा प्रश्न है, और ये अपना 5वां प्रश्न है, ठीक है। इसे फ्रेश से एकदम अच्छी तरह से उतार लीजिए आप। और अब हम इसके दूसरे जो प्रश्न हैं उसके हल देखते हैं। देखिए अपना दूसरा जो प्रश्न है बेटा, ये कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करना है और जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है अपना, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है बेटा अपना सबसे पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है 26 और 91, 26 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। और कौन सी विधि अपनाना है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो 26 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 होगा, ठीक है। और 91 को तोड़ेंगे बेटा तो ये 7 गुने 13 होगा। समझ रहे हैं? HCF निकालने के लिए कहा जाता है कि जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है, जो मिल रहा है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है? केवल 13 मिल रहा है, ठीक है। तो 13 जो है वो इसका मसा होगा।
एलसीएम होता है बेटा कि जो मिल रहा है वो पहले लिख लीजिए, तो 13 हम लिख लिए, और क्या नहीं मिल रहा है, तो 2 भी नहीं मिल रहा है और 7 भी नहीं मिल रहा है, तो इनको हम गुना करेंगे। तो देखिए 13 में हम 13 दूनी 26, 26 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 छक 42 की 2 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा बेटा 18, यानी 182। समझ रहे हैं बात। तो HCF जो है वो कितना आया 13 और LCM कितना आया 182। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो अपना HCF और LCM अभी निकला है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि जांचें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह मसर गुने लसर के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो हम मान लेते हैं, देखिए तो अपना यहाँ जो पहली संख्या है जो वो कितना है बेटा 26 है, और दूसरी संख्या कितना है 91 है। ठीक है। जांच इसका किस तरह से करते हैं, तो आइए देखिए जांच क्या है। एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर होता है मस गुने लस। ठीक है। इसको हमें जांचना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड यदि हम देखें LHS, तो LHS में पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या कितना है 91। तो बेटा 26 में हम 91 से गुना करेंगे, तो कितना आ रहा है 6, 4 2 6, 3 और ये 2। ठीक है। यानी 2366। यदि बेटा हम इसकी RHS देखें तो RHS कितना है मसर गुने लसर, तो देखिए अपने पास मसर कितना आया है 13 और लसर कितना आया है 182। अब इनको भी यदि हम गुना करेंगे 182 में गुना कितना से करना है 13 से, तो ये 3 दूनी 6, 8 तिहाई 24 और 3 और 2 5, यहाँ पर भी 2 है, ये 8 है और ये 1 है, तो 6 6 8 5 13 की 3 और 1 का 1 2। ठीक है। तो बेटा देखिए तो ये LHS भी अपना उतना ही है और RHS भी उतना ही है, तब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है अपना RHS। प्रूफ हो गया। समझे। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें HCF और LCM निकालना है। जो संख्याएं दी हुई है 26 और 91, इनका सबसे पहले अपना HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर उसके बाद जो है ये जांच करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसर गुने लसर। इसी तरह से अपने जितने भी प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, इन सभी का हल ज्ञात करना है। ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं 510 और 92। दूसरा प्रश्न जो है बेटा वह है 510 और 92। ठीक है। 510 और 92। तो 510 को हम तोड़ते हैं, 510 को तोड़ेंगे बेटा कितना से लगेगा, अंतिम में 0 है, सम संख्या है, 2 से जरूर लगेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और फिर यहाँ पर कितना है 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। ठीक है। अब तो ये लगेगा नहीं हमारा, 2 से नहीं विभाजित है, ये 5 2 7 5 12 यानी 3 से विभाजित है, तो 3 8 24 और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 5 15 यानी 3 पचे 15। अब बेटा ये 5 से विभाजित है 17 बार में और फिर ये 17 से विभाजित है 1 बार में। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम 92 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा, 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर 2 से टूटेगा तो ये कितना 23 दूनी 46 होता है ना, फिर ये 23 से होगा बेटा तो 1 होगा, यानी 2 गुने 2 गुने 23। समझ रहे हैं बात। और ये जो आप गुणनखंड तोड़े हैं ये सब काम रफ में करना है कहीं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या कहा गया है, अच्छा इसको थोड़ा सा, ये तो सजा ही हुआ है,
इसको थोड़ा सा सजा लें तो 2 के स्क्वायर गुने 23 है। ठीक है, अब देखिए तो एचसीएफ कहता है कि जो मिल रहा है वही केवल लिखना है। तो मिल क्या रहा है अपना 2, और उसमें भी जो क्रम पावर होता है वो बेटा लिखा जाता है। तो 2 के पावर यहाँ कितना है 1 और यहाँ है 2 के पावर 2। तो जो क्रम पावर है वह हमें लिखना है, यानी केवल 2। और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना है 2। यदि हम इसका एलसीएम देखेंगे, यदि बेटा हम इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है कि जो मिल रहा है उसके ज़्यादा पावर लिखिए। तो 2 मिल रहा है ना, इसका सबसे ज़्यादा पावर लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है वह सभी उतार देना है। तो क्या नहीं मिल रहा है? 3 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं मिल रहा है, और एक अपना 23 भी नहीं मिल रहा है। तो इन सबको हम गुना करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना है बेटा 4, 4 यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, फिर 17 है, और फिर यहाँ 23 है। इन सभी को बेटा हम गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 में 17 से गुना करेंगे तो 17 छक्का 2 तल से आएगा, यानी 102 इतना आने वाला है ना। 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, ठीक है, 17 छक्का 2 तल से, हाँ इतना आएगा। इसमें 23 से गुना करना है, एक वो जीरो लास्ट में बैठा देंगे, 3 दूनी 6, 0 3, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा 2 दूनी 4, 0 2, तो 6 4 3 2, और वो लास्ट में यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, यानी अपना आ रहा है कितना 23,460। समझे? तो एलसीएम भी हम निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? इसे जांचना है। अब इसे बेटा जांचना है हमें। तो जानते हैं यहाँ पर ये अपना पहली संख्या है और ये जो है वो दूसरी संख्या है। लिख लेते हैं, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 510, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 92। ठीक है, हमें जांचना क्या रहता है? हमें जांचना रहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बराबर होता है बेटा मसा गुने लसा, मसा गुने लसा। समझ रहे बात? यही स्टेटमेंट जो है वो हमें जांचना है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS जो है वह पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है। पहली संख्या कितना है अपना 510 और दूसरी संख्या कितना है 92। तो इनको गुना करना है। तो गुना करते हैं हम, 510 में कितना से गुना करना है 92 से। ये देखिए 2 5 दूनी 10, ये बेटा 9 और 9 पचे 45, 2 9 5 4, और ये लास्ट में एक 0 बैठा देंगे यहाँ पर, यानी 45,920, 45,920। लेफ्ट हैंड साइड तो अपना इतना आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा मसा गुने लसा। तो मसा अपना कितना आया है यहाँ पर 2 आया है, और लसा कितना आया है? लसा देखिए 23,460 आया है, 23,460। जब इनको हम गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, एक 0 यहाँ बैठा देते हैं, 4 दूनी 8 है, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 9, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अच्छा यहाँ देखिए तो ये 5 और 1 6 होता ना, ये 6 होता, यानी ये है अपना 46,920, और ये भी कितना आया बेटा 46,920। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है RHS का। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो दी हुई संख्या है उसको मसा तथा लसा ज्ञात करना है, और फिर जैसे ही हम मसा और लसा निकाल लेंगे तो उसके बाद बेटा हमें ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा, ये जो फार्मूला है ये हमें जांचना है कि ये जो फार्मूला है वह सही है या गलत है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तो दिया हुआ ही रहता है, इनको गुना कर देंगे। फिर मसा लसा भी हमें पता है, मसा यहाँ पे निकाल लिए हैं, लसा यहाँ पे है, उनको भी गुना कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 प्रश्न भी अपना बन चुका है। आइए इसमें एक और भी प्रश्न था ना, यहाँ पे एक और भी प्रश्न था 336 और 54।
336 और 54 है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न 336 और 54 इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये 2 से 2 एकम 2, फिर 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से बेटा 21 बार में, अब कितना से लगेगा, तो 3 से, तो 3 सत्ते 21, और फिर 7 से तो 1, यानी इसको बेटा हम लिख सकते हैं। देखिए 2 अपने पास कितना है, 4, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और गुने 3 गुने 7, समझे। उसके बाद हम उतारेंगे 54, तो 54 को भी हम तोड़ेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 9, फिर बेटा 3 से 3 और 3 से 1, 3 दूनी 6, 6 9 54, ठीक है। तो ये 2 और गुने 3 के पावर कितना है बेटा, देखिए 3 इसमें कितने हैं, 3 है, तो 3 के पावर 3 उतार लिए। अब देखिए यहाँ हमें ज्ञात करना है सबसे पहले HCF। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या कहता है कि जो मिल रहा है वही लिखना है, और जो मिल रहा है वो क्रम लिखना है। तो 2 मिल रहा है, यहाँ 2 4 है और यहाँ पावर 1 है, तो केवल हम जो क्रम है वो वाला लिखेंगे। फिर 3 भी मिल रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो केवल 1 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी कितना आया बेटा, 6। तो HCF अपना आ गया 6, समझे। HCF अपना कितना आया, 6 आया। फिर निकालना है LCM। LCM कहता है कि जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा वाला लिखिए। तो 2 मिल रहा है ना, तो 2 में सबसे ज़्यादा कितना है, 2 के पावर 4। 3 भी मिल रहा है, तो 3 के सबसे ज़्यादा पावर लिखिए, तो यानी 3 के पावर 3। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, यानी 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिखना है। इनको जब हम हल करेंगे तो 2 के पावर 4 होता है 16, 3 के पावर 3 होता है 27, और गुने 7, इन सभी को हमें गुना करना है। तो गुना कर लेते हैं, 16 में हम 27 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42, 7 4 11, और यहाँ 16 दूनी 32, यानी 2 3 4। इसमें फिर बेटा हमें कितना से करना है, 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौको 28 और 2 30, यानी 30 24 कितना आया, 30 24 आया अपना LCM, ठीक है। तो हमसे जो पूछा जा रहा था कि मसा और लसा ज्ञात करें, वह मसा और लसा तो हम ज्ञात कर लिए, लेकिन इसके बाद हमें जांच भी करना है। क्या जांचना है, पहली संख्या जांचना है बच्चों, हमें जांच करना है, जांचना है हमें पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM, यही ना जांचना है। आइए इसको हम भी जांच लेते हैं। तो LHS देखिए, LHS अपना क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है बेटा, 336, तो 336 गुने दूसरी संख्या कितना है, 54। तो 336 में 54 से गुना करेंगे, 6 4 के 24, 4 3 12 2 14, और फिर यहाँ 4 3 12 1 13। ये देखिए 6 4 के 24 की 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 की 4 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13। यहाँ 6 5 30 की 0 हाथ में 3, 5 3 15 3 18 हाथ में 1, 5 3 15 1 16, यानी 4 4 8 3 11 की 1, 6 1 7 7 1 8 और 1 यहाँ, यानी 18 144 है, ठीक है, समझे। और यदि बेटा इसकी हम RHS देखें तो मसा गुने लसा, मसा अपना कितना आया है, 6 आया है, और लसा कितना आया है, लसा देखिए 30 24, यानी 30 24 जो है वो लसा है। जब गुना करेंगे इसे हम, तो 6 4 के 24 की 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 और 6 3 18, ठीक है।
तो 18 यहाँ भी है, 18 ये भी है, तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर है अपना RHS। ठीक है, तो यही हमें बेटा दिखाना है इसमें, इन सभी जो जितने भी प्रश्न हैं उसमें यही दिखाना है। तो जो पहला कि दूसरा जो प्रश्न था ना, ये नहीं, हाँ दूसरा प्रश्न था, दूसरा में अपना 3 जो है वो प्रश्न है, वो तीनों प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। उतार लीजिए इसे, देखिए दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है ना, और ये जो है अपना पहला प्रश्न, यानी दूसरा में टोटल 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न को हम बना चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाना है। सबसे पहला जो है बेटा देखिए समझिए, 12 है, तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 8 गुने 3। ठीक है, फिर क्या है बेटा 15 है, तो 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, फिर कितना है 21 है, तो 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। निकालना क्या है HCF और LCM। HCF निकालना है, HCF कहता है बेटा कि जो मिल रहा है उसमें सबसे कम पावर, तो मिल केवल क्या रहा है 3 के अलावा तो और कुछ मिल नहीं रहा है, तो HCF अपना कितना आया 3। फिर निकालना है LCM, तो LCM कहता है कि जो मिल रहा है उसका ज़्यादा पावर, तो 3 ही तो मिल रहा था, सब में एक ही था, तो 3 लिख लिए। और क्या नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है, तो 2 के स्क्वायर भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, और 7 भी नहीं मिल रहा है, तो 3 और 2 के स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और ये 5 और ये 7, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 5 60 और 7 6 42, यानी 420। तो अपना HCF जो है वो 3 आया, और जो LCM है वह बेटा कितना आया है 420। तो इस तरह से अपना जो ये पहला प्रश्न था तीसरा का, ये भी बन चुका है। आइए देखिए जो दूसरा प्रश्न है इनको भी देख लेते हैं। क्या है 17, तो 17 को बेटा तोड़ेंगे 1 गुने 17, फिर है कितना 23, 23 को भी तोड़ेंगे तो 1 गुने 23, फिर 29, तो 29 को भी तोड़ेंगे बेटा 1 गुने 29। हमें निकालना है सबसे पहले HCF। क्या निकालना है HCF निकालना है, तो HCF जो मिल रहा है तो HCF केवल 1 मिल रहा है। फिर निकालना है बेटा LCM, LCM निकालना है। LCM क्या कहता है कि जो मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी, तो 17 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, 13 नहीं मिल रहा है, और 29 नहीं मिल रहा है। इन सभी को हम गुना करेंगे, तो आइए गुना करते हैं। 17 में सबसे पहले 13 से गुना करेंगे, तो 17 तिया 51, ठीक है, और फिर 17 से 17, तो 1 7 5 12 की 2, और यहाँ भी 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 221। अभी तो 221 से आया, इसमें भी 29 से गुना करना है ना, 29 से भी गुना करना है। तो ये 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है 1 19, और फिर यहाँ बेटा 2 2 दूनी 4, और ये भी 2 दूनी 4, यानी 9 8 2 10 की 0, 9 4 13 और 1 14, 4 1 5 1 6, यानी 6409 कितना आ रहा है 6409। गुना मिला लीजिएगा ज़रा, 6409। तो LCM भी हम लोग निकाल लिए और HCF भी निकाल लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा गुना जो है वो मिला लीजिएगा। आंसर इतना ही है ना। उसके बाद अपना तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है देखिए 8, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी बेटा 2 के पावर 3 है। फिर क्या है 9, तो 9 को 3 गुने 3 लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर। फिर 25 है, तो 25 को हम लिखेंगे 5 गुने 5, यानी 5 की स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं बात। कहता है कि इसकी मासा बतलाइए। अब देखिए बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 तो ज़रूर मिल रहा होगा, तो मासा अपना 1 आया। और यदि LCM पूछेगा तो LCM में बेटा जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखा जाता है ना, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ये सभी। तो ये है बेटा 8, ये 9 और ये है अपना 25।
इन सभी को हम गुना करेंगे, तब 25 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और 200 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 1800, यानी एलसीएम कितना आएगा बेटा 1800। ठीक है, तो अपना जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न में 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न के एचसीएफ और एलसीएम जो है वो हम निकाल चुके हैं, आप उतार लीजिए। और आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 306 और 657। देखिए 306 और 657 का ये एचसीएफ दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि एलसीएम बतलाइए, यानी 306 और 657 का एचसीएफ तो हमें पता है। देखिए यहां पहली संख्या, पहली जो संख्या है वह है बेटा 306, और जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है वह कितना है 657। ठीक है, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है 9। हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम, यानी इनकी लघुत्तम बतलाएं। लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा गया है, कितना आसान प्रश्न है। तो हम देखिए फॉर्मूला ये देखे थे ना अभी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर होता है बेटा मसा गुने लसा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है ना। अब यहां से यदि हम बोलें कि बेटा आप एलसीएम बतलाइए, तो एलसीएम क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बटा में क्या आ जाएगा, एचसीएफ, गुना में है तो बटा में आएगा ना यहाँ से। अब इन पे सभी को बारी बारी से मान हम रखते हैं। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना है 657, अब बटा में है मसा कितना दिया हुआ है 9। 9 से बेटा देखिए ये कैंसिल होगा, 9 तिया 27, ठीक है, 3 और 6, 9 चौको 36, तो अपने पास कितना आया 34 गुने 657। तो 34 में यानी 657 में बेटा हमें कितना से गुना करना है 34 से, तो 34 से गुना करेंगे हम, 7 चौको 28, 4 पचे 20 और 2 22, और 6 4 के 24 और 2 26, 7 21, 5 15 और 2 17, 6 18 और 1 19। गुना करने पे ये जोड़ने पर कितना आएगा 8 3 7 6 13 की 3 9 2 11 1 12 की 2 और 1 का 1 2, यानी 22 338। गुना देख लीजिए इतना ही है 22 338, सही है ना। 7 चौको 28, 5 चौको 20 और 2 22, 6 4 के 24 और 2 26, 7 21 और ये 5 15 और 2 17, 6 18 19, ठीक है 8 3 7 13 की 3 9 2 11 1 12 और 1 1 2, इतना ही है ना। 34 यहाँ 9 तिया 27 और 9 चौको 36, हाँ ठीक है, तो इतना ही आना चाहिए, समझे। तो देखिए अपना जो चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न भी बन चुका है। ये प्रश्न पूछा भी है मैट्रिक में, तो आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये सबसे पहले प्रश्न क्या कर रहा है ना, इसको ही हम लोग समझते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, 6 के पावर n, जहां n जो है वो प्राकृत संख्या है, n जो है वो बेटा प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से 1 2 3 4, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं। हमें कह रहा है कि जब 6 के खोपड़ी पर इन सभी में से कोई रखेंगे तो क्या ये 0 भी आ सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे 0 पे समाप्त का मतलब होता है कि अब देखिए यहाँ 10 है तो ये 0 है अंतिम में, 20 है तो अंतिम में 0 है, 30 है तो अंतिम में 0 है। ये 0 पर समाप्त नहीं होकर आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या इकाई अंक इसका 0 आएगा। तो बेटा जो 0 पर समाप्त होता है ना, उसमें एक बात कॉमन होती है कि कम से कम 2 और 5 के होना जरूरी होता है, 2 और 5 के होना जरूरी होता है गुणनखंड में। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है 2 गुने 5 है,
यहाँ भी देखिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 है, यानी क्रम से क्रम 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। किसी भी संख्या के अंत में यदि शून्य है या इकाई अंक शून्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्रम से क्रम 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। इसी को आधार मानते हुए हमें दिखाना है कि क्या 6 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ये भी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहले n बराबर 1 ले रहे हैं। यदि n बराबर 1 लें तो 6 के पावर बेटा कितना आएगा 1, और 6 के पावर 1 का मतलब है कि 2 गुने 3। ठीक है, समझ रहे हैं बात। यदि हम n बराबर 2 लें तो 6 के पावर कितना आएगा 2, इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 3 के पावर कितना है 2। इसका मतलब है बेटा कि 2 भी अपना 2 है और 3 भी जो है वो 2 ही बार है। ठीक है, यदि बेटा हम n बराबर 3 ले लें तो 6 के पावर 3 होता है, यानी 2 गुने 3 के जो पावर है वो 3 होगा, यानी बेटा 2 भी 3 बार है और 3 भी जो है अपना 3 बार है। इस प्रकार अगर हम कुछ भी ले लें बेटा तो हम क्या पाते हैं, अगर हम 6 के पावर 4 भी ले लेंगे तो इसका मतलब है कि 2 4 बार आएगा, 3 4 बार आएगा, यानी 6 के पावर n के गुणनखंड जो है वो केवल 2 गुने 3 के रूप का है। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के पावर n का गुणनखंड 6 के पावर n का गुणनखंड केवल 2 गुने 3 के रूप का है। ठीक है, जबकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 का होना आवश्यक है, जो इसमें संभव नहीं है, बात समझें, जो इसमें संभव नहीं। अच्छा देखिए ना, खाली 2 और 3 ही आ रहा है ना, इसमें 2 और 5 कहाँ से, 2 तो है लेकिन 5 तो आ नहीं सकता है। तो जब 5 नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि अतः बेटा 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, यही अपना आंसर है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है कि 6 के पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। उतार लीजिएगा इसे। कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए तो यही प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, इसी में कभी कभी जानते हैं आपको पूछ देगा ना कि 5 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, यानी 5 पर समाप्त होने के लिए, 5 पर समाप्त होने के लिए ये भी समझिए, 5 पर समाप्त होने के लिए बेटा हमको 5 गुने विषम संख्या चाहिए, 5 गुने विषम संख्या। समझें, 5 और कोई विषम संख्या रहेगा ना तो जरूर 5 पर समाप्त होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अपने पास 15 है तो यहाँ 5 पर समाप्त है, तो इसके गुणनखंड में क्या है 3 गुने 5। तो एक तो 5 है और दूसरा क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए कि हमारे पास 35 है तो 35 को हम तोड़ेंगे तो 7 गुने 5, यहाँ 5 पर समाप्त है ना, तो एक वो विषम संख्या और एक वो 5 का होना जरूरी है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा ना कि 18 के पावर n 5 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके गुणनखंड में कितना आएगा 2 गुने 3 गुने 3। तो 3 विषम संख्या तो है लेकिन 5 नहीं है, तो
5 पे समाप्त होने के लिए यदि पूछेगा तो हमें क्या चाहिए, 5 और विषम संख्या चाहिए। 5 और विषम संख्या यदि उसके साथ रहेगा तो वह 5 पर समाप्त होगा और नहीं तो 5 पर समाप्त नहीं होगा। इसके बाद जो छठा प्रश्न है अपना, ये देखिए छठा प्रश्न ये और ये इनको दिखलाना है कि ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले बेटा हम उतार लेते हैं इसमें 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। कह रहा है कि बतलाइए कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सीखे ना, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित हो। इसमें 13 कॉमन है तो 13 बेटा हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 11 और जोड़ 1, यही बचेगा ना। तो ये 13, तो ये 11 सत्ते कितना होता है 77 और प्लस 1 यानी 13 और गुने 77 और 1 कितना होता है बेटा 78। ठीक है, यानी 13 और 78 को भी जानते हैं आप, गुणनखंड तोड़ के लिख दीजिए तो 2 तिहाई 6, आइए कितना बचेगा 2 9 18। ठीक है, और फिर 3 से तो 13 बार में, यानी 78 को भी हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 13 आ रहा है। अब जरा देखिए तो ये सभी जो हैं वो अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य होता है। यानी जब इनको गुना करेंगे तो जो इनका मान आएगा वो कौन सी संख्या होगी, अपना भाज्य संख्या होगा। लिखेंगे कि ये सभी यानी 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13 सभी अभाज्य संख्या हैं। अतः इनका गुणनफल भाज्य होगा, भाज्य होगा। ठीक है, तो पहला अपना बतला दिए कि ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी में जो दूसरा प्रश्न है अपने से पूछा गया है, ये देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, 5 अपना कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और जोड़ यहाँ से बच जाएगा 1 यानी 5। आइए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 4 के 24, 24 में 42 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 चौक को 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी 8, 6 4 10 की 0, 8 है 1 9, 9 और 1 कितना होगा 10 यानी 5 गुने। अच्छा ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, अतः इनका भी गुणनफल जो है वो क्या होगा, भाज्य होगा। तो हम लिख देंगे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है बेटा, भाज्य होता है। ठीक है, तो जो अपना छठा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न भी बन चुका है। लास्ट प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ध्यान दीजिए, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इसमें सोनिया को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। यानी रवि जो है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है और सोनिया जो है उसको समय कितना लग जाता है, 18 मिनट। तो कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों फिर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो शुरुआत तो दोनों यहीं से किए हैं, एक ही जगह से, लेकिन ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, नहीं सोनिया न है, सोनिया जो है, रवि 18 मिनट में नहीं 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है और सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो क्या फिर ये मिलेंगे? तो हाँ मिलेंगे। जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो जो संख्या दिया हुआ है, ये 18 मिनट और ये 12 मिनट, ये दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 18 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 18 का एलसीएम लेंगे, तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 और 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या कहता है,
यहाँ देखिए 2 गुने 3 के स्क्वायर है और यहाँ 2 के स्क्वायर गुने 3 है। ठीक है, हमें निकालना है क्या बेटा, एलसीएम। इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो मिलता है उसका ज़्यादा पावर होना चाहिए, यानी 2 के स्क्वायर और 3 भी मिल रहा है, यानी 3 के स्क्वायर ज़्यादा पावर वाला। तो 4 और गुने 9 यानी 9 चौको 36। 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। अब बात यह है कि सर आप इसे एलसीएम ही क्यों निकाले हैं। तो देखिए बेटा एकदम ये सिंपल है, एक है 12 और एक है अपना 18। ठीक है, दो संख्या है 12 और 18, ये दोनों किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, दोनों विभाजित होना चाहिए, 12 भी और 18 भी। तो आप बोलिएगा कि सर कम से कम तो 36 लेने पड़ेगा जो 12 से भी विभाजित है और 18 से भी विभाजित है। ठीक है, 36 से ऊपर जाइएगा तो बहुत सारे संख्या, लेकिन 36 से पहले जैसे ही 24 आइएगा तो ये 24 12 से तो विभाजित है लेकिन 18 से विभाजित नहीं है। तो 12 और 18 जाकर कहाँ पर रुकेगा, तो कम से कम चाहिए हमें 36, यानी 36 पर जाकर 12 भी मिलता है और 18 भी मिलता है। फिर 36 के बाद भी मिलेगा कितना, 72 पर, यानी इसी पहाड़ा में अब ये हमेशा जा जाकर रुकेगा यानी मिलेगा। इसी तरह से जानते हैं कभी कभी प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दो विद्यालय हैं। ठीक है, दो विद्यालय हैं, एक में जो फर्स्ट पीरियड है या दो विद्यालय हैं, दोनों जो है वो 7 बजे सुबह खुलते हैं। दो विद्यालय सुबह 7 बजे खुलते हैं, इसमें यानी जो पहला विद्यालय है और एक दूसरा विद्यालय, बेटा प्रश्न को समझिएगा, अपने पास दो विद्यालय हैं, दोनों 7 बजे ही सुबह खुलते हैं। इसमें जो पीरियड है वो 30 मिनट के है और इसमें जो बेल बजता है वो 45 मिनट पे बजता है। ठीक है, तो पहली घंटी तो दोनों में साथ ही बजा है 7 बजे, लेकिन अब जो क्या दोनों में फिर से ये संभावना है कि एक ही साथ घंटी बजे, तो हाँ बजेगा। देखिए ये जो 30 मिनट वाला है, 30 और 45 का आप एलसीएम निकालिए, तो 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, 90। तो 90 मिनट यानी 90 मिनट के बाद फिर दोनों में एक ही साथ घंटी बजेगी। कैसे, तो देखिए इसमें 7 बजे कौन सी घंटी थी, 7 बजे थी बेटा इसमें पहली घंटी। दूसरी घंटी कितना बजे होगी, 7:30 में, क्योंकि 30 मिनट के है। तीसरी घंटी कितना बजे होगी, 8 बजे। और यदि चौथी घंटी हम आपसे पूछें तो बोलिएगा कि सर 8:30 बजे। अच्छा, इसमें आप समझिए 7 बजे तो पहली घंटी इसमें भी है, लेकिन दूसरी घंटी इसमें कितना है, 7:45 में। तीसरी घंटी बेटा 8:30 में, तीसरी घंटी 8:30 में। तो देखिए ध्यान देना है बेटा, ये दोनों विद्यालय में फिर से एक ही बार बेल बजेगी और कितने बजे, 8:30 बजे। बस फर्क इतना रहेगा कि ये जो विद्यालय है उसमें तीसरी घंटी होगी और जो पहला विद्यालय है उसमें चौथी घंटी होगी। तो कभी भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं तो हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आप 30 और 45 के जब एलसीएम निकालते हैं ना तो 90 होता। ठीक है, और 90 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 1 आवर प्लस 30 मिनट, यही ना। अरे बेटा तो 7 बजे जब पहली घंटी हुआ है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद कितना बज जाएगा, 8:30 मिनट होगा, यानी 8:30 मिनट पर फिर से दोनों विद्यालय में एक ही साथ घंटी बजेगी। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल किए हैं और अब अगली वीडियो में हम लोग 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बेटा आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।